अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जमात दहम का मजमून पढ़ेंगे उर्दू और इसमें हमारा आज का उन्वान है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत ये 10th क्लास की एक नज़म है। ये इस नज़म के जो पहले तकरीबन 3 सबक हो चुके हैं, जो हम एक एक करके पहले शायर मीर अनीस का हमने तारुफ पढ़ा, फिर उसके बाद हमने बंद नंबर 1 पढ़ा, फिर बंद नंबर 2 पढ़ा और आज के सबक में हम पढ़ेंगे बंद नंबर 3। और अगर उर्दू की दरसी किताब में जमात दहम की दरसी किताब का हम सफ़ा नंबर देखें तो यहाँ पर सफ़ा नंबर है 18 और ये तीसरा बंद है। आपने अगर इससे पहले समझने हो तो पहले 2 बंद लाजमी समझे, फिर आगे तीसरा बंद पढ़ें। वो लेसन भी लाजमी आप लोग देख लें। और अगर आप स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल के आइकन को प्रेस करते हैं, तो फिर तो हर लेसन जो स्कूल का है, आप जिस भी क्लास में या आपके छोटे बहन भाई जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, आपको प्ले ग्रुप से लेके 10 क्लास तक तमाम के तमाम लेसन्स उनके नोटिफिकेशन आपको आते जाएंगे, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर स्कूल का चैनल भी खोलेंगे तो भी प्ले लिस्ट में आपको सारे लेसन जो हैं वो रिकॉर्डेड सूरत में मिल जाएंगे, सेव मिल जाएंगे। बंद नंबर 3 की तरफ आते हैं। ये नज़म लिखी है मीर अनीस ने और मीर अनीस 1804 में पैदा हुए और 1874 में उनकी वफ़ात हुई। एग्ज़ाम के हवाले से शायर और मुसन्नफ़ जिनकी ये नज़में, गज़लें और कहानियाँ हमारी किताब में शामिल हैं, उनकी ये सन वफ़ात और सन पैदाइश बहुत अहम है MCQs के हवाले से। बंद नंबर 3 है नज़म का। झीलों से चारपाए न उठते थे ताबा शाम, मस्कन में मछलियों के समंदर का था मकाम, आहू जो काहले थे तो चीते स्याफाम, पत्थर पिघल के रह गए थे मिसले मुँह में खाम, सुर्खी उड़ी थी फूलों से सब्जी गियाह से, पानी कुओं में उतरा था साए की चाह से। हम जब ये पढ़ रहे हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि मीर अनीस ने जिस करबो बला में, जिस गम में, गम की शिद्दत में ये नज़म लिखी, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, जिस गम के साथ उन्होंने लिखी, ये वो हम जब उनके अल्फाज पढ़ते हैं, अल्फाज का जो उनका चुनाव है, जो इंतखाब है अल्फाज का, उससे हमें समझ आती है कि मीर अनीस ने जहाँ नज़म की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, नज़म के जो सनाए बताए हैं, उसको भी उन्होंने जो सनत इस्तेमाल इसमें करनी है वो भी उन्होंने भरपूर अंदाज से इस्तेमाल की है, उस रिक्वायरमेंट को भी क्लियर किया है। और अगर हम उनके गम की शिद्दत को देखें, उनके अफसोस को देखें, उनकी जो दिली कैफियत है, गमगीन कैफियत है, उसको देखें तो वो भी एक एक लफ्ज़ से छलकती है। अभी हम बंद पढ़ चुके हैं, पहले हम अल्फाज के मानी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके मुतलका अशार की तरफ जाएंगे तशरीह करते हुए। तो अगर हम इसके मानी की तरफ जाएं तो जब आपने स्टूडेंट्स तशरीह आपने करनी है तो आपको ये पूरा बंद नहीं आएगा पेपर में, आपको एक ही शेर आएगा, लेकिन उस एक शेर की तशरीह के लिए आपने पूरे बंद को अगर शामिल करेंगे तशरीह के दौरान तो आपकी तशरीह बहुत अच्छी होगी। इसलिए पूरे बंद को आपने याद रखना है कि इस नज़म के हर बंद में क्या क्या कहा गया है। असल में तो ये हमारी किताब में जितनी नज़म दी गई है, नज़म का जो हिस्सा दिया गया है वो तो मंजर कशी है मैदान करबला की, तो लेकिन हर बंद में अलग अलग मंजर बयान किया गया है। मंजर तो एक ही है वहाँ गर्मी का, मगर वहाँ पर इतनी खूबसूरती के साथ अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है कि हमें हर बंद में ये मौजू थोड़ा सा मौजू फ़र्क नज़र आता है मंजर का। अल्फाज माने देखते हैं। मस्कन होता है घर, आहू होता है हिरन, काहले सुस्त, स्याफाम काला, स्या का मतलब होता है काला, ये चीते के बारे में कहा गया है कि वो स्याफाम हो गया, काली उसकी रंगत पड़ गई है। मिस्ल से मुराद है मिसाल, खाम से मुराद है कच्ची या कच्चा, ग्याह से मुराद है घास, चाह से मुराद है ख्वाहिश। एक चाह कुआं भी होता है और एक चाह ख्वाहिश। झीलों से चारपाए ना उठते थे ताबा शाम, तो यहाँ पर मीर अनीस जिस मंजर जो बयान कर रहे हैं, जो मंजर कशी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं
کہ گرمی اتنی زیادہ تھی کہ جہاں کہیں دریا تھے، جہاں کہیں جھیلیں تھیں، اب وہ سارا جو ہے نا کربلا کا جو میدان ہے وہ سارا صحرائی علاقہ ہے، وہاں سے دریائے فرات گزر رہا ہے اور اس دریا کے ساتھ ایک جھیل نکلی ہوئی ہے، یہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہر نکلی ہوئی ہے جو اور اس میدان میں جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا وہاں سے وہ گزر رہی تھی اور وہاں پر پابندی لگا دی گئی تھی کس کی؟ یہ پانی کی، پانی بند کر دیا گیا تھا۔ جھیلوں سے چارپائے نہ اٹھتے تھے تاب و شام کے، جو لوگ جھیلوں کے قریب آباد تھے وہ اپنے چارپائے جھیلوں کے پاس لے آیا کرتے تھے اور صبح سے شام تک اپنے چارپائے جھیلوں کے پاس رکھتے تھے، وہیں پہ کھاتے پیتے تھے۔ یہ عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی جن پر ظلم کیا گیا، یہ عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ لوگ اپنے جو چارپائے تھے وہ جھیلوں کے پاس لے آتے، وہیں کھاتے پیتے، وہیں پر اپنا خیمہ لگا لیتے، وہیں پر سارا دن گزارتے، شام ہو جاتی، پھر وہاں کی جو ریت تھی پھر وہ ٹھنڈی ہو جاتی، جبکہ دن کے وقت وہ ریت بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے تپتی تھی۔ مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام، اب جو مچھلیاں سمندر میں ہیں وہاں پر سمندر نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹ یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے، میدان کربلا میں کوئی سمندر نہیں، یہ ایک وہ مثال دے رہی ہیں۔ مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام کہ وہاں جو مچھلیاں تھیں وہ اتنی اوپر، چونکہ گرمی پڑ رہی تھی، پانی کا جھیل کا جو اوپر والا حصہ تھا، دریا کا اوپر والا حصہ وہ بالکل گرم ہو چکا تھا، جو مچھلیاں ہیں وہ بھی ٹھنڈی جگہ پانے کے لیے، ٹھنڈی جگہ رہنے کے لیے بالکل سمندر کی، دریا کی، جھیل کی گہرائی میں چلی جاتی تھی، اس لیے ان کا سمندر کا تھا مقام کہ مچھلیوں کا جو مسکن تھا، جو گھر تھا، وہ گہرا پانی جو ہے وہ گہرائی ہو چکی ہے۔ آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیافام، جو آہو تھے، ہرن، آہو کیا ہرن، اور ہرن نرم و نازک جانور ہوتا ہے، اس کی دوڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، شکاری کو دیکھ کے بڑا تیز دوڑتا ہے، لیکن شکاری سے شکار کرنے کے لیے پورا جنگل پھرتا ہے کہ ہرن مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں آہو جو کاہلے تھے، اب اتنی زیادہ گرمی پڑی ہے، آہو جو ہیں، جو ہرن ہیں، وہ بہت کاہلے ہو چکے ہیں، سست ہو چکے ہیں، وہ اپنے جو ان کا گھر ہے وہاں سے، جنگل کا جو حصہ ہے وہاں سے نہیں نکل رہے۔ اسٹوڈنٹ یہ ہمیں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ شاعر اکثر شاعری کے دوران مبالغہ آرائی کرتے ہیں۔ اب مبالغہ آرائی ہوتی ہے کہ ایسی بات کہہ دینا جو جھوٹ تو نہیں ہے لیکن اصل حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، اسے ہم جھوٹ نہیں کہہ سکتے، لیکن شاعری کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے اشعار میں زیادہ سے زیادہ الفاظ شامل کرنے کے لیے ایسے لفظ استعمال کر دیے جاتے ہیں، ایسی اصطلاحات شامل کر دی جاتی ہیں جن کو جو مبالغہ آرائی کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ مبالغہ آرائی کو جھوٹ نہیں کہتے لیکن ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ اب وہاں پر ریت ہے، کربلا کے میدان میں ریت ہی ریت ہے، نہ تو وہاں پر سمندر ہے، وہاں دریا ہے یا اسے نکلنے والی نہریں وہاں سے گزرتی ہیں۔ اب ریتلے علاقے میں آہو کا، ہرن کا کیا کام، وہاں پر چیتے کا کیا کام، اور نہ وہاں پر جنگل بھی وہاں پر موجود نہیں، وہ تو ریتلا علاقہ، صحرائی علاقہ ہے۔ آہو جو کاہلے تھے، یعنی وہ جب گرمی کا بیان کر رہے ہیں، گرمی بتا رہے ہیں، تو پھر انہوں نے ہرن کا وہاں پر ذکر کر دیا کہ اگر یہاں پر ہرن ہوتا تو وہ بھی کاہلا ہوتا، وہ بھی سست ہوتا، اور وہ کہیں اپنے مسکن میں، اپنے گھر میں، اپنے جنگل میں، وہ کہیں چھاؤں میں گھس چکا ہوتا، وہ باہر نہ نکلتا۔ تو چیتے سیافام، اور چیتے کی جو کھال ہے وہ بالکل کالی پڑ گئی ہے، گرمی کی وجہ سے بالکل سیافام ہو گئی ہے۔ وہاں پر عربی اور عجمی جو ہیں ان میں یہ بہت زیادہ فرق کیا جاتا تھا، سیافام کو اور وہ اپنے برابر عزت نہیں دی جاتی تھی۔ یہی تو اسلام کا حسن ہے کہ جب اسلام آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان جاری کر دیا کہ کسی عربی کو اجمی یا اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ تو یہاں پر جو سیافام اصل میں بات کی جا رہی ہے وہ کالے رنگ سے بات کی جا رہی ہے کہ جو چیتے تھے، چیتے کا تو کالا رنگ نہیں ہوتا، لیکن گرمی اتنی زیادہ پڑ رہی ہے کہ وہ کالا پڑ چکا ہے اور وہ اپنی کچھار سے باہر نکلتے ہوئے ڈرتا ہے، وہ اپنے گھر میں ہی، اپنے مسکن میں ہی، اپنی کچھار میں گھسا ہوا ہے چیتا۔ پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام، اب پتھر جو ہیں، پتھریلا علاقہ کربلا نہیں ہے، صحرائی علاقہ ہے، لیکن وہ مثالیں ایسی دے رہے ہیں میرا نیز
ताकि जो पढ़ने वाले हैं वो समझ जाएं कि वहाँ पर गजब की गर्मी थी। लफ्ज़ अगर क़यामत कहा जाए तो क़यामत की गर्मी थी। पत्थर पिघल के रह गए थे मिसले मोम खाम के, जहाँ जहाँ पत्थर थे वो अब जैसे अब पत्थर नहीं पिघलता, जितनी मर्जी गर्मी हो पत्थर नहीं पिघलता। हाँ, पानी का कतरा अगर मुसलसल गिरता रहे तो उसमें निशान पड़ जाता है पत्थर में, उसमें सुराख जो है ना पत्थर में हो जाता है, लेकिन गर्मी से पत्थर नहीं पिघलता। तो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि अगर यहाँ पर पत्थर हो तो वो भी पिघल जाए, और पिघल कर ऐसे पिघले कि वो मोम की तरह पिघल जाए। मिसले मोम खाम, जैसे कच्ची मोम होती है उससे जो ही गर्मी लगती है तो बिल्कुल मोम पिघल कर ज़मीन के बराबर, जो जिस सतह पर वो रखी गई होती है प्लेट में, किसी भी उसका जो मोम रखने की जो जगह होती है मोमबत्ती रखने की, वो बिल्कुल उसके बराबर आ जाती है, बिल्कुल सारी पिघल जाती है। तो कहते हैं कि पत्थर भी ऐसे ही पिघल गए हैं, ऐसी क़यामत खेज गर्मी है। सुर्खी उड़ी थी फूलों से, सब्जी गया से, और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है कि फूल जो हैं उनके रंग उड़ गए हैं। फूल नरम और नाजुक होते हैं और जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है उनके रंग बदल जाते हैं। तो कहते हैं उनके रंग ही उड़ गए हैं, सुर्खी रही ही नहीं फूलों पर। अब स्टूडेंट देखा जाए तो मैदान करबला में वहाँ पर शदीद गर्मी है, वहाँ पर शदीद तेज़ हवाएं चल रही हैं, वहाँ पर रेत उड़ रही है, जो खैमे हैं वो हबाब की तरह, बुलबुले की तरह गर्म हवा से भर चुके हैं। तो वहाँ पर कहते हैं कि इक्का दुक्का जहाँ कहीं फूल नज़र आ रहे हैं उनकी जो सुर्खी है वो उड़ चुकी है, और जहाँ कहीं घास है, जाहिर पानी वहाँ मौजूद है, दरिया है, उसके इर्द गिर्द घास तो लाजमी हो कि जानवरों के खाने के लिए। तो कहते हैं जो सब्जी है ग्याह से मुराद है जो घास है, उसका जो सब्जी से मुराद है सब्ज रंग, घास का जो सब्ज रंग है वो ज़्यादा गर्मी की वजह से वो भी उड़ चुका है। अब घास नहीं लगती, बल्कि पीले रंग की कोई खुश्क बुल्स लगती है, वो घास नहीं लगती। पानी कुओं में उतरा था साए की चाह से। कहते हैं कि जो पानी है वो भी गर्मी की वजह से तप गया है, और कुएं में जो निचली सतह है वहाँ वो बहुत ठंडी जगह होती है पानी की। कुएं की जो निचली सतह है, गहराई में जो पानी होता है वो बड़ा ठंडा होता है। तो कहते हैं जो ऊपर वाला पानी है वो भी साए की तलाश में, वो भी ठंडक की तलाश में, वो धूप से डरते हुए वो भी नीचे उतर गया है, नीचे गहरे पानी में ऊपर वाला पानी भी चला गया है। तो स्टूडेंट्स आप अपना रजिस्टर निकालें, उस पर आप तफसील के साथ सारी तशरीह लिखें। मैंने अल्फाज मानी आपको समझा दिए हैं। अब मैं आपको मुतलका अशार आपको बताऊंगी। ये पहले भी मैं पिछले 2 लेसन में बता चुकी हूँ कि आपने तमाम जो मुतलका अशार हैं वो याद करने हैं। उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि ये सारे जितने भी अशार, ये 3 इसके लेक्चर हो चुके हैं, तीनों लेक्चर में जितने भी मुतलका अशार बताए जा रहे हैं ये असल में सारे मंजर कशी के हवाले से। अगर आपको ये अशार वहाँ पर भूल जाते हैं तो पिछले जो आपने अशार याद किए हैं वही आप लिख लेंगे, तो वो आपके मुतलका अशार बन जाएंगे और आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, आपको पूरे मुकम्मल मार्क्स मिलेंगे। डूबे हुए पसीनों में नमाजियों के रख्त, समला गए हैं रंगे जवानाने नेक बख्त। मीर अनीस का ही ये शेर है, और ये जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि फूलों के और घास का रंग उड़ गया है, उससे ये मुतलका बहुत ही खूबसूरत शेर है। अगला शेर है, अब शहर आरज़ू में वो रानाइयाँ कहाँ है, कहीं गुल कदे निढाल बड़ी तेज धूप है। ये सागर सदीकी का है। मीर अनीस और सागर सदीकी हम पल्ला शायर थे। मीर अनीस को मरसिए की वजह से याद किया जाता है, सागर सदीकी को उनकी गज़लों की वजह से याद किया जाता है, जबकि दोनों शायरों ने मुख्तलिफ असनाफ़े सुखन में शायरी की और अपने आप को एक बेहतरीन शायर मनवाया। तो अपने स्टूडेंट्स ये दोनों शायर याद कर लेने हैं। पिछले भी 2 लेक्चर्स के टोटल आपके मुतलका शेर ये 6 शेर हो गए, 6 के 6 अशार याद करें। ये अपनी रजिस्टर पे बार बार लिखें, फिर आपको जिस बात की समझ ना आए मुझसे ज़रूर पूछें। अस्सलाम वालेकुम।